हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम क्लास 10 परीक्षा बोर्ड सीरीज सोशल साइंस के चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिबरलिज्म। उदारवाद की मुख्य विशेषताएं बताइए। और इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हाउ डिड ideas of national unity in early 19th century Europe allied to the ideology of liberalism explain। 19वीं सदी के आरंभ में यूरोप में राष्ट्रीय एकता के विचार किस प्रकार से जुड़े हैं और उदारवाद की जो विचारधारा है उससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, आंसर है इसका द आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म इन द फॉलोइंग वेज। तो 19वीं सदी के आरंभ में जो यूरोप में राष्ट्रीय एकता के विचार थे वो निम्नलिखित तरीकों से विचारधारा जो उदारवादी विचारधारा है उससे जुड़े हुए थे। ये फॉलोइंग पॉइंट्स है उसके। फर्स्ट है फॉर द लिबरल मिडिल क्लासेस द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी मीन्स द अबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस। कि सबसे पहले तो जो मिडिल क्लास थे, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, उनके लिए तो उदारवाद का मतलब ये था कि जो अभिजात वर्ग था मतलब जो अपर क्लासेस के लोग थे, जो उन्हें प्रिविलेजेस मिले हुए थे, जो उन्हें विशेषाधिकार मिले हुए थे, उन्हें क्या करना था, समाप्त करना था। लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम। जो लिबरलिज्म था वो किसके लिए, आजादी के लिए। फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ the law of all before the equality of all before the law। जो उदारवाद था मध्यम वर्ग के लिए, उसका मतलब उनके लिए, मध्यम वर्ग के लिए था कि हमें कानून के समक्ष क्या मिले, समानता मिले सभी को और आजादी हो उन्हें। अब सेकंड पॉइंट है लिबरलिज्म एम्फसाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट। और जो लिबरलिज्म था, उदारवाद था, उन्होंने क्या किया कि जो सरकार थी, जो सरकार की अवधारणा थी कि गवर्नमेंट नाम का कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इस पर उन्होंने बल दिया। इट अर्जेस फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट फ्रॉम पार्लियामेंट। उन्होंने संविधान की मांग की। उन्होंने कहा कि संविधान होना चाहिए और एक संसद होनी चाहिए जिसमें सरकार के या फिर जनता के प्रतिनिधि के रूप में सरकार में लोग काम करें। ठीक है, मतलब बेसिकली जनता की बात सुनी जाए, उनका ये मोटिव था। फिर आगे है नेशनल यूनिटी कैन बी मेंटेन्ड बाय द प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ द पार्लियामेंट। और जो राष्ट्रीय सरकार है, गवर्नेंस है, जो शासन है, वो अगर संसद प्रॉपर तरीके से, उचित तरीके से चल रही है तो जो राष्ट्रीय शासन मतलब पूरे देश को अच्छी तरीके से चला सकता है, उनका ये मानना था। थर्ड पॉइंट है इन द इकोनॉमिक स्फेयर। अब आर्थिक रूप से लिबरलिज्म इज इन फेवर ऑफ द फ्रीडम ऑफ मार्कर्स एंड द अबॉलिशन ऑफ स्टेट imposed restrictions on the movement of goods and capital। अब अर्थशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में ये था उदारवाद से मतलब कि जो पूंजीवादी थे, ठीक है, जो सामान वगैरह बनाते थे, बेसिकली व्यवसायी या फिर उद्योगपति आप कह सकते हैं, और तो उनका जो सामान यहाँ से वहाँ आता जाता था, तो उस पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे, उनसे उन्हें क्या चाहिए थी, आज़ादी चाहिए थी या फिर उन्हें राहत चाहिए थी। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के दौरान दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द मिडिल क्लास विच वॉज इन अ फेवर ऑफ नेशनल यूनिटी। 19वीं सदी के दौरान यह मध्यम वर्ग की एक मजबूत मांग थी जो कि राष्ट्रीय एकता की क्या थी, पक्ष में थी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसी चैप्टर का। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रोमांटिसिज्म इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। क्वेश्चन नंबर 4 हिंदी में रहेगा कि राष्ट्रवाद के विकास में जो प्राकृतवाद था या फिर रोमांटिकवाद है, उसका क्या महत्व या फिर क्या योगदान रहा है। तो रोमांटिसिज्म refer to a cultural movement which sought to a development a particular form of national sentiment in the following ways। तो जो रोमांटिसिज्म है वो एक सांस्कृतिक आंदोलन को संदर्भित करता है
जो निम्नलिखित तरीकों से राष्ट्रीय भावना को क्या करते हैं, एक विशेष रूप से विकसित करने में हेल्प करते, मदद करते। फर्स्ट है, रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज्ड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। तो जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, और जो कवि थे, वो आमतौर पर क्या करते थे, तर्क करते थे और विज्ञान के महिमा मंडन, जो महिमा मंडन मतलब बड़ा चढ़ाकर बात करते थे, उसकी क्या करते थे, आलोचना करते थे। फिर सेकंड पॉइंट है, दे फोकस्ड ऑन इमोशंस, इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। और ऐसे कलाकार जो थे वो किस पर बल देते थे, वो भावनाओं पर, और जो अंतर्ज्ञान, जो उन्हें लगता था कि हाँ हमारी ये होना चाहिए, मतलब एक स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग होती है, वो उस पर बिलीव करने वाले लोग थे। ठीक है, और साथ ही साथ वो मिस्टिकल फीलिंग्स को भी मानते थे, मतलब रहस्यमयी फीलिंग्स को भी मानते थे, उस पर भी उनका बल था। थर्ड पॉइंट है, देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ अ नेशन। और उनका जो प्रयास था कि एक राष्ट्र के आधार के रूप में साझा प्राकृतिक अतीत, मतलब एक अतीत को हम क्या करें, शेयर करें, साझा करें, और सामूहिक विरासत, एक आम संस्कृति की भावना पैदा करे, ताकि सब लोग एक साथ हो पाए। ठीक है, कनेक्टेड रहे। फोर्थ पॉइंट है, सम जर्मन रोमांटिक्स लाइक जॉन गोटफ्राइड हर्डर थॉट दैट थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक डांस द ट्रू स्पिरिट ऑफ द nation could be popularized. He claimed that true German culture was to be discovered along the common people. जो हर्डर जैसे कुछ जर्मन रोमांटिक क्या थे, पोइट थे, उनका मानना था कि जो लोक संस्कृति है उसके माध्यम से हम ये कर सकते हैं, ये सब करना पॉसिबल है। उन्होंने कहा कि जो फोक सॉन्ग्स होते हैं, और जो फोक पोइट्री होती, कविताएं होती, और जो फोक डांस होता है, वो उनके अंदर एक ऐसी स्पिरिट होती है, जो लोग एक ऐसी मतलब स्ट्रॉन्ग भावना होती है, फीलिंग होती है कि सब लोगों को एक साथ जोड़कर ला सके, एक साथ ला सके। और साथ ही साथ उन्होंने दावा किया कि सच्ची जो जर्मन संस्कृति है वो आम लोगों के बीच जो है उसे खोजना इसी के माध्यम से संभव, पॉसिबल हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डिड मिडिल क्लास रोज इन यूरोप। तो मध्यम वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है वो यूरोप में किस कारण से क्या हुआ, उसका उदय हुआ। ठीक है, तो जो आंसर है, द राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ मिडिल क्लास इन यूरोप वॉज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। निम्नलिखित कारणों से यूरोप में जो मिडिल क्लास थे उनका उदय हुआ। फर्स्ट है, द मिडिल क्लास रोज विद द राइज ऑफ इंडस्ट्रीज। अब जो कंपनियां थी, जो उद्योग थे, उनके साथ साथ मिडिल क्लास का उदय हुआ यूरोप में। हु वर ग्रुप ऑफ सैलरीड पीपल। और ये लोग कैसे लोग थे, ये वेतन पर आधारित लोग थे, मतलब इनकी जो इनकम का मेन सोर्स था वो थी सैलरीज। सेकेंड पॉइंट है, द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा है उसका विकास होना, लेड टू राइज ऑफ मिडिल क्लास। इसने भी जो मिडिल क्लास है, जो मध्यम वर्ग है, उसके विकास में हेल्प की, मदद की। द मिडिल क्लास वर्कड इन एडमिनिस्ट्रेशन एज क्लर्क एंड टीचर्स टू इम्पार्ट एजुकेशन। और जो ये मध्यम वर्ग के लोग थे, इन्होंने क्लर्क के रूप में, टीचर्स के रूप में जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें अपनी सेवाएं देना शुरू किया। द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड अर्बन एरियाज लेड टू राइज ऑफ एडुकेटेड क्लास। दे प्लेड रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू सोसाइटी। जो औद्योगिक और शहरी क्षेत्र था उसके विकास में भी शिक्षित जो वर्ग था उसने क्या की, हेल्प की। उन्होंने नए समाज के निर्माण में भी क्या किया, साथ ही साथ अपनी भूमिका निभाई। दैट्स इट फॉर दिस टुडेज क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने की। और अगर आपको परीक्षा बोर्ड की इस नोट्स की ज़रूरत है तो आप हमारे एडुविस्टा इनसाइट्स इंस्टाग्राम पेज को या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।